हाय फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल टॉप संस्कृत अध्ययन SNK बाई उपेंद्र सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आपको इतना दिन से वीडियो नहीं मिल रहा था, कारण था कि इधर दुर्गा पूजा था, दुर्गा पूजा में थोड़ा व्यस्त थे और कारण था कि दुर्गा पूजा को लेकर के थोड़ा गला बैठ गया था, गला से आवाज़ नहीं आ रहा था, जिसके कारण से आपको यह वीडियो इतना दिन से नहीं मिल रहा था। तो अब ये आज से आपको प्रतिदिन एक वीडियो, निश्चित रूप से प्रतिदिन एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और ये जो चैप्टर जो आज शुरू कर रहे हैं, यह चैप्टर जो है कारक आप पढ़ चुके हैं और इसके आगे वाला वीडियो आपको मिलने वाला है कारक और विभक्ति से। ये कारक और विभक्ति से इसमें आपको सबसे ज़्यादातर इसमें आपको नंबर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें समझिए कि 5 नंबर ये तो फिक्स रहेगा कि इस कारक और विभक्ति से 5 नंबर आपका क्लियर होगा। कारक और विभक्ति को अच्छा से अगर समझ लेंगे तो आपकी एग्जाम में 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा तो देखिए, कोई भी ऐसा, लेकिन पीछे वाला प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, उसमें 3 या 4 प्रश्न अनुवाद बनाने के लिए आपको देखने को मिलेगा। वह कहाँ से रहता है तो कारक और विभक्ति से ही रहता है। जैसे मैं आप लोग कहीं पीछे वाला अनुवाद अगर देखे होइएगा तो उसमें देखे होइएगा कि लिखा होगा कि सीता के साथ राम के साथ सीता भी वन गई, या पिता के साथ पुत्र बाजार जाता है। इस तरह से साथ वाला एक निश्चित रूप से आपको देखने को मिलता है। तो ये देखा जा रहा है, ये सहयुक्त अप्रधाने आप देख रहे हैं, इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन ये अनुवाद में आता है। तो आइए कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, अनुवाद को कैसे बनाएंगे और क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और इतना ही नहीं है, कारक विभक्ति और भी है। नेक्स्ट वीडियो ये कारक और विभक्ति का प्रथम वीडियो है। तो आइए देखते हैं ये सहयुक्त अप्रधाने क्या कहता है और इसमें अनुवाद हम कैसे बनाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जो अनुवाद आपसे पूछेगा उसमें नहीं पूछता है कि राम आम खाता है। इतना आसान अनुवाद आपसे नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या तो कारक और विभक्ति से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, कह रहा है कि सहयुक्त अप्रधाने, या इसको बोलते हैं सौहार्थे तृतीया। इसमें आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहेगा कि सहयुक्त अप्रधाने ऑप्शन में दे देगा, कहीं क्या करेगा कि सौहार्थे तृतीया भी दे सकता है। जैसे में आप एक ऑब्जेक्टिव बुक जो है, टारगेट बुक, उसमें ये सहयुक्त अप्रधाने आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ इसके बारे में चर्चा किया है तो सौहार्थे तृतीया का नाम दिया गया है वहाँ। तो आइए इसमें क्या कहता है कि सह साकम सार्थ का मतलब क्या होता है, साथ। यह तीनों का मतलब साथ होता है। आदि शब्दों के योग में कौन विभक्ति तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ, आपको ऑफलाइन क्लास में हम बहुत बार इसको रिपीट भी किए हैं कि जब भी आपको कहीं साथ देखने को मिलेगा तो कारक वहाँ, कारक का खेल वहाँ नहीं खेलेंगे। क्या चीज का खेल खेलेंगे तो विभक्ति का खेल खेलेंगे। जैसे में यहाँ है कि राम के साथ सीता भी वन गए। हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या मिल गया, साथ। तो साथ से पीछे वाला जो भी शब्द रहेगा, यहाँ हम कौन विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीया विभक्ति। अब ऐसा नहीं करना है कि यहाँ के है तो आप से लगा दीजिएगा, रामस्य कर दीजिएगा, तो आपका अनुवाद क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कारक कहता है अपना खेल अलग खेलिए, लेकिन विभक्ति कहता है कि जब भी मेरा विभक्ति वाला काम आ जाएगा तो आप कारक वाले भैया आप साइड हो जाइएगा, वहाँ हम आएंगे। विभक्ति अपना रूप लेकर के आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साथ है तो विभक्ति का खेल है, यहाँ साथ रहेगा। तो ये निश्चित रूप से आपको दिमाग में रखना है कि जब भी कोई साथ रहे तो इसके पीछे वाला शब्द जो भी रहेगा, ये से मतलब नहीं है इस दुनिया, ये जितना यानी कि कारक का चिन्ह होता है, वह कारक का चिन्ह कुछ भी हो उससे मतलब नहीं रखना है। मतलब हमको किससे है, साथ से। तो साथ से पीछे राम है तो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि सौ साकम सार्थ साथ रहेगा और उसके योग में कौन विभक्ति, तृतीया विभक्ति। तो यहाँ साथ है तो साथ से पहले राम है, तो यहाँ हम रामस्य न लिख करके क्या लिखेंगे, रामेन। रामेन क्यों लिखेंगे तो राम का शब्द रूप किसके ऊपर चलेगा, बालक के ऊपर चलेगा। तो बालक के शब्द रूप में तृतीया विभक्ति में क्या होता है, बालकेन।
बालकेन होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा रामेन की हट, उसके बाद में सात का स और सीता का सीता, भी का अपी, वनम मीन्स वन और गच मीन्स जाना। गच मीन्स जाना होता है ना। तो यहाँ कह रहा है कि राम के साथ सीता भी वन गई, वह उसको जाना था और वे चले गए। तो ये समय कब का है, बीत चुका हुआ है। तो बीते हुए समय को लंग लकार कहते हैं। उसका नियम जो है प्रथम पुरुष एक वचन में अत होता है, या एक और नियम होता है ना, दो नियम से आपको बताए हैं कि एक अत अताम अन होता है और एक त ताम अन होता है। तो दोनों नियम से आप जो भी बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर चलेंगे। तो अत आपको बताए हैं कि अत होता है तो अ का प्रयोग पहले और त बच जाएगा तो उसको लास्ट में डाल देते हैं। ये समझ में आया। फिर उसके बाद देखिए, मीना के साथ रीता मंदिर जाएगी। क्या कर रहा है, मीना के साथ, यहाँ है मीना के साथ, फिर यहाँ क्या मिल गया साथ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी साथ आ जाए तो वहां सतर्क हो जाना है। काके की रहे उससे कोई मतलब नहीं रखना है, नहीं तो काके की रहेगा और षष्ठी विभक्ति लगा दीजिएगा तो अनुवाद गलत हो जाएगा। गलत क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ साथ है और साथ जब भी रहता है तो उसके साथ में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लता के शब्द ऊपर मीना का शब्द रूप चलेगा। तो तृतीया विभक्ति में क्या होता है, लत्या, लत्या आकार वहां से गायब रहता है। तो हम भी क्या करेंगे, मिन्या लिखेंगे, आकार वहां से गायब कर देंगे। मीन साथ, रीना का रीना, मंदिर का मंदिर, गच जो है जाएगी, कौन सा लकार, लीट लकार। तो लीट लकार में गागेगी को हटाने के लिए यहाँ गच मिस जाना नहीं होगा, क्या होगा, गम मिस जाना होता है। इसका मूल रूप क्या होता है, तो गम होता है, गम होता है ना। गच मिस जाना हम बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसका मूल रूप, मूल के बारे में आपको समझाए हैं, बताए हैं कि मूल रूप का मतलब होता है कि वह कौन सा ऐसा धातु रूप है जिसको इस तरह से चलाया जाता है। जैसे में अगर गच मिस जाना होता है, अगर मूल का बात कहे तो गच नहीं लिखेंगे, क्या होगा, गम होता है। तो यहाँ हम जब गागेगी है तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, गम का। गम मिस जाना, उसमें हार्सिन का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि गागेगी है और जब भी हार्सिन पड़ जाता है तो हम यहाँ कौन सा का प्रयोग करते हैं, मूर्धन्य स का प्रयोग करते हैं। जबकि नियम में क्या होता है, स्यति स्यता स्यंति, ये स का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ जब हार्सिन का प्रयोग हो जाता है तो कौन सा, मूर्धन्य स का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या बनेगा, गमिष्यति। यदि आप लकार आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, वहां से पूरा लकार को देख करके आप समझ सकते हैं। उसके आगे देखिए, संयुक्त या प्रधान, ये समझ में आया जी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। देखिए ये नांग विकार इसके आगे चल रहे हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ वाला तो हमको लग रहा है कि आज से 4 साल 5 साल पहले से वह बिना साथ का एक भी कोई ऐसा एग्जाम बाकी नहीं है जिसमें साथ से नहीं लिया गया हो। साथ वाला आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एक अनुवाद बनाने के लिए मिलेगा। उसके आगे देखिए, एनांग विकार। अब एनांग विकार क्या कह रहा है कि जिस अंग से विकार का ज्ञान हो उसे उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यह क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि हमारा ये शरीर जो है अभी तो स्वच्छ है, हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर कहीं हमारे शरीर में अगर कमी हो जाएगा तो उसमें हम समझेंगे कौन विभक्ति, तृतीया विभक्ति। जैसे में आकर के समझिए, देखिए कह रहा है कि राम पैर से लंगड़ा है, राम पैर से लंगड़ा है, वह क्या चीज में उसका कमी है, पैर में। तो हमारे एक सुंदर शरीर में, स्वच्छ शरीर में किसी अंग की कमी हो जाए, या एक चीज और होता है कि हमारे शरीर में लेकिन उंगली कितना होना चाहिए, हाथ में 5, लेकिन किसी किसी का आप देखते हैं वहां से 6 उंगली निकल जाता है। वही कह रहा है कि जिस अंग से यानी कि विकार का ज्ञान हो, यानी कि विकार का मतलब ये होता है कि उसी अंग में से अलग एक उंगली निकल गया, वह क्या हुआ, एक अलग अंग जो है अपना उत्पन्न कर लिया, विकार उत्पन्न कर लिया। तो जब भी हमारे शरीर से अलावा कोई अगर दूसरा अंग अगर उत्पन्न हो जाए या किसी हमारे शरीर में कमी आ जाए तो उसमें हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे में हम देख रहे हैं कि राम पैर से लंगड़ा है, क्या चीज से वह, उसमें कमी क्या है, पैर में कमी है।
तो जब पैर में कमी है तो इस पैर में कौन सा विभक्ति? तृतीय विभक्ति। जहां हमारे शरीर में कमी दिखे उसमें हम आपको क्या लगाना है? तृतीय विभक्ति। तो यहाँ हो गया राम का राम, अब पैर का होता है पाद मीन्स पैर, और यहाँ तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा? पादेन। खंज मीन्स होता है लंगड़ा, अस मीन्स होना का धातु, ऊपर इसको लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा अस्थि। अस्थि हम क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है या कोई काम नहीं है। जब भी कोई काम रहता तो लकार के नियम जुटता, लेकिन यहाँ कोई क्रिया नहीं है तो अस मीन्स होना का धातु के ऊपर इसको लेकर के चलेंगे। फिर उसके बाद देखिए 2 नंबर में कह रहा है कि सीता की माँ कान का बहरी है। सीता की माँ कान का बहरी है। तो सीता की माँ, अब एक चीज यहाँ देखिएगा, सीता की माँ, यहाँ सीता और उसकी माँ के साथ में क्या किया? संबंध जोड़ दिया। तो यहाँ हम क्या करेंगे? सीताया। यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे? कान में, जिसमें हमको कमी दिखे। ये आगे रहे पीछे अगर दूसरा कारक वहां आने वाला है तो वहां हम लेकर के आएंगे, लेकिन एक चीज दिमाग में रखना है कि जहां हमारे शरीर में कमी दिखेगा उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हमारे शरीर में कहाँ कमी दिख रहा है? कान में। तो यहाँ है सीता की माँ कान का बहरा, इसमें कहाँ दिक्कत है? कान में। तो जहां हमारे शरीर में दिक्कत हो, शरीर की कमी हो, तो उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो बनाएंगे कैसे? तो सीता की माँ, इतना दूर में संबंध कारक का बात कर रहा है तो संबंध कारक लगाएंगे, क्या हो जाएगा? सीताया जननी। अब कान से उसको दिक्कत है, कान में प्रॉब्लम है, तो यहाँ क्या कौन विभक्ति? तृतीय विभक्ति कर्णेन हो जाता है। कर्ण मीन्स कान, और उसमें तृतीय विभक्ति कर्णेन, और बधिरा मीन्स बहरा या बहरी, अस मीन्स होना का धातु यानी कि अस्थि का प्रयोग कर देंगे। क्यों हो रहा है अस्थि का प्रयोग? क्योंकि यहाँ कोई क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं है। कोई काम अगर होता तो हम लकार के रूप में लेकर के जाते, लेकिन यहाँ क्रिया, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया ही है, इसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं, लेकिन कोई काम इसमें नहीं हो रहा है, इसीलिए हम अस्मिन सोना का धातु के ऊपर इसको बनाएंगे। उसके बाद देखिए, ये समझ में आया? इसमें दिमाग में रखना है कि हमारे शरीर में किसी और भी प्रकार की अगर कठिनाई हो, कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीय विभक्ति। आगे देखिए, इत्तम भूत लक्षणे, इसमें कह रहा है कि जिस लक्षण से किसी व्यक्ति या पदार्थ को पहचाना जाए उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ खड़े हैं और रास्ते से कोई अगर किताब लेकर के कोई लड़का जाएगा तो हम उससे हम क्या साबित करेंगे? वह छात्र है। कोई बड़ा बड़ा जाटा वाला अगर कोई व्यक्ति अगर जा रहा है तो उससे हम क्या साबित कर सकते हैं? कि वह तपस्वी है। तपस्वी जो होता है उस, या सन्यासी हम कहेंगे या साधु महात्मा कहेंगे, उन्हीं लोग का नाम बड़ा बड़ा जाटा होता है जो तपस्वी होते हैं। तो देखिए, वही कह रहा है कि जिस लक्षण से किसी व्यक्ति या पदार्थ को पहचाना जाए, कोई अगर लक्षण उसके अंदर को, हम उसके लक्षण को देख करके और हम उसको समझ जाए कि ये चीज है, तो जिस लक्षण से पहचानेंगे उसको हम कहेंगे इत्तम भूत लक्षण, यानी कि उस सूत्र से लिया गया है। जैसे में देखिए, जटाओं से तपस्वी ज्ञात होता है। जिसके पास बड़ा बड़ा जटा होगा तो उसको हम क्या सिद्ध करेंगे? कि वह तपस्वी है। तो जटाओं से, जटा लास्ट में आ रहा है ना, क्या चीज के शब्द रूप पर जाएगा? जटा, लता। तो लता के शब्द रूप में जटाओ, कितना जटा? बहुत सारा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? जटा भी, लता भी, जटा भी, ये हो जाएगा। और तपस्व मीन्स होता है तपस्वी। जटाओं से तपस्वी ज्ञात होता है। उसके बाद देखिए, पुस्तकों से छात्र ज्ञात होता है। तो पुस्तकों से, कितना पुस्तक? बहुत सारा। तो पुस्तक है, यानी कि पुस्तकों से क्या छात्र का पहचान होता है या उसका हम ज्ञात होता है। तो ये रहा क्या चीज? इत्तम भूत लक्षण में ये दिमाग में रखना है कि जिस लक्षण से किसी व्यक्ति को पहचान किया जाए, तो अगर किसी से हम पहचान कर लेंगे तो वह किस सूत्र से है? इत्तम भूत लक्षण। उसके बाद आपसे क्वेश्चन अब कैसे पूछेगा, थोड़ा यहाँ समझिएगा। कहेगा कि रामेण सह सीता अपि वनम अगच्छत, यह किस सूत्र से लिया गया है?
तो किस सूत्र से लिया गया है? कहेगा कि रामेण स सीता अपि वनम अगच्छत, यह किस सूत्र से लिया गया है? क्या है? सहयुक्ते, इसको हम क्या पढ़ेंगे? अप्रधाने, यानी कि कह रहा है कि सहयुक्ते अप्रधाने। कहने का मतलब ये हुआ, आपको इस तरह से जब भी इस तरह से अगर पूछेगा कि रामेण स, तो आपको ढूंढना है क्या कि इस वाक्य में सह मिल रहा है कि नहीं। अगर सह मिल जाएगा तो आपको आंख मूंद करके देखिए, यहाँ सबसे पहले जब वाक्य में सह मिल जाएगा तो पहला यहाँ शुरुआत क्या चीज से है? सह से है। तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि सहयुक्ते अप्रधान है। इस सूत्र का जो नाम जो है आपको कंफर्म रूप से याद होना चाहिए। हम शुरू किए हैं, आज का प्रथम वीडियो है, शुरू कहाँ से किए हैं? तो तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक से शुरू किए हैं। अभी कर्ता कारक पढ़ाना बाकी है और कर्म कारक बाकी है। तो उसको हम क्यों छोड़े हैं? क्योंकि उसमें होता है कि सर्वतः परितः अभितः मीन्स चारों तरफ, वहां आपको अभी जल्द समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम कर्ता कारक और कर्म कारक को छोड़ करके और चले हैं कहाँ? करण कारक से आपको शुरू किए हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। ये सर्वथा परितः अभितः वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहां से अगर समझाते तो आपको उतना पूर्ण रूप से इतना जितना अभी समझ में आएगा उतना वहां समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद में उसको भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन का पैटर्न फिर पूछेगा, कहेगा कि रामे, यहाँ राम पादेन खंज अस्ति, यह किस सूत्र से लिया गया है? तो ये नांग विकार। अब इसको हम कैसे पहचान करेंगे? आप तो जान रहे हैं कि अंग, अंग, यहाँ अंग में दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तो यहाँ देखिए एनांग अंग है, तो यहाँ से आप इसको पहचान कर सकते हैं कि एनांग है तो अंग है। अंग में किसी प्रकार की अगर दिक्कत होगा तो हम क्या समझेंगे? एनांग विकार। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। 5 नंबर समझिए कि यहाँ से क्लियर होगा। अनुवाद तो पूछेगा ही, अब प्लस में आपको ऑब्जेक्टिव में देगा, ऐसा ही पूछेगा कि कह देगा, फिर उसके बाद कह देगा कि राम एनांग विकार के सूत्र से कौन सा यानी कि वाक्य बनाया गया है, या एनांग विकार का उदाहरण में कौन है। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछेगा। जैसे मैं इसको हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर सी में कहेगा कि राम रामेण स सीता अपि वनम अगच्छत। ठीक है। उसके बाद फिर आपसे कहेगा ऑप्शन नंबर बी में राम पादेन खंज अस्ति। ऑप्शन नंबर ए में कहेगा राम गृहात् आगच्छति। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा एनांग विकार ये किस सूत्र से यानी कि इसमें से कौन सा अनुवाद बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि एनांग विकार जब भी बात कहे तो आपको क्या समझना है कि शरीर में हमको कोई कमी होना चाहिए। तो इसमें खोजिएगा, यह क्या कह रहा है कि राम घर से आता है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? राम घर से आता है। तो ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ स हो गया, तो ये तो आप पहचान सकते हैं कि संयुक्त प्रधाने का है, तो ये भी नहीं हो सकता है। पुस्तक से छात्र ज्ञात होता है, ये भी नहीं हो सकता है। पुस्तक से छात्र ज्ञात होता है, ये भी नहीं हो सकता है। और हमको क्या चीज चाहिए? अंग प्रॉब्लम, यानी कि हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार से कमी चाहिए। तो यहाँ कमी किसमें है? राम पैर से लंगड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पूछेगा, कह देगा इस तरह से अनुवाद बना देगा और कहेगा कि यहाँ रेखरिन दे देगा और कहेगा कि रामो गृहात् आगच्छति,
यहाँ रेखांकित किया गया है वहाँ कौन सा विभक्ति है? तो कौन विभक्ति है? पंचमी विभक्ति यहाँ है, क्योंकि बलकात होता है तो यहाँ गृहात हुआ है। तो यहाँ कौन विभक्ति? पंचमी विभक्ति। फिर उसके बाद में कहेगा यहाँ पादेन जो है यहाँ कौन विभक्ति? तृतीय विभक्ति। लेकिन किस सूत्र पर, किस सूत्र के वजह से, किस सूत्र से? तो सूत्र का बात कहेगा तो किस? एनांग विकारक। यहाँ इस तरह से आपको समझना है। सूत्र पूछेगा तो सूत्र का नाम आपको याद होना चाहिए, एनांग विकारक। आज आप पढ़े कितना? 3 सूत्र। कौन कौन? तो अप्रधाने और एनांग विकारक। एक और पढ़े हैं इततम भूत लक्षणे, यानी कि भूत लक्षण, लक्षणे कर है ना, इततम भूत लक्षणे, तो जिस लक्षण से किसी व्यक्ति को पहचाना जाए। तो ये था आज का ये क्लास में आप लोग पढ़े कारक और विभक्ति। और पढ़े हम कहाँ से? तो तृतीय विभक्ति के बारे में पढ़े, जो करण कारक है। करण कारक यानी कि कौन विभक्ति? तृतीय विभक्ति। तो ये आज के वीडियो में आप समझिए कि यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है, इसके बारे में आप समझे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? कहीं अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो वह पूछ सकते हैं कि हाँ कैसे हुआ, कैसे प्रयोग करेंगे। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दिए। आपको जहाँ अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, उसको फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। इतना दिन से वीडियो नहीं मिलने का कारण था कि गला साफ नहीं था, गला फंसा हुआ था, जिसके कारण से आपको वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। और इधर विशेष करके दुर्गा पूजा था, दुर्गा पूजा को लेकर के थोड़ा व्यस्त थे, जिसके कारण से वीडियो नहीं मिला। आज से आपको वीडियो प्रतिदिन एक वीडियो आपको मिलेगा। तो इतना ही आज की क्लास में। इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।